भारतीय न्याय व्यवस्था में बाल संरक्षण कानून पॉक्सो एक्ट 2012 का आना एक क्रांतिकारी कदम था। इस कानून ने बच्चों के यौन शोषण के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान किया और न्यायिक प्रक्रिया को तेज बनाने का प्रयास किया। परंतु हर कानून की तरह पॉक्सो एक्ट की भी अपनी जटिलताएं हैं, विशेषकर तब जब बच्चे की उम्र साबित करने का सवाल आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो दिखाता है कि कैसे कानूनी कमियों और साक्ष्य की कमी के कारण न्याय का स्वरूप बदल जाता है। यह है राजा बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि न्याय में विज्ञान, तर्क और सटीक प्रमाण कितने महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2013 का मार्च महीना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव में यहां की शांत दुनिया में अचानक हलचल मच गई जब एक गंभीर आरोप सामने आया। मुख्य किरदार राजा, नाम बदला गया है, 33 वर्षीय इंश्योरेंस एजेंट आरोपी। पीड़ित एक युवा लड़की, नाम गुप्त। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब पीड़िता अपनी बकरियों को चराने के लिए खेत में गई थी। उसके पिता घर पर नहीं थे। वे अपनी बड़ी बेटी राजलक्ष्मी से मिलने गए हुए थे। दोपहर के लगभग 2 बजे जब पीड़िता अकेली खेत में बकरियों को चरा रही थी, तभी अचानक राजा उसके पीछे से आया और उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की। पीड़िता ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की और गांव की तरफ भागने का प्रयास किया, परंतु आरोपी ने उसका पीछा किया और उसके साथ जबरदस्ती की। 3 दिनों का दुःस्वप्न। आरोप के अनुसार यह घटना केवल एक दिन नहीं बल्कि लगातार 3 दिनों तक चली। मई महीने में राजा की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया। इसके कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। जब गर्भावस्था स्पष्ट रूप से दिखने लगी, तब उसके पिता ने उसे हिम्मत दी और इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। 9 सितंबर 2013 को दोपहर 2 बजे पीड़िता अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर ड्यूटी पर थे। पीड़िता ने अपनी मौखिक रिपोर्ट दी, जो बाद में लिखित रूप में तब्दील कर दी गई। आईपीसी की धारा 376 बलात्कार, 506 आपराधिक धमकी और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। पीड़िता को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, परंतु वहां जांच नहीं हो सकी। इसके बाद उसे ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। 9 सितंबर 2013 को राजा को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल की जांच। 10 सितंबर 2013 को जांच अधिकारी ने पीड़िता के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पंच गवाह की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी और पीड़िता दोनों के मेडिकल जांच और डीएनए टेस्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। जन्म प्रमाण पत्र। सरपंच से पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र मंगवाया गया। 27 सितंबर 2013 पीड़िता को चिमूर अस्पताल से जनरल अस्पताल भेज दिया गया था। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। डीएनए टेस्ट के लिए रक्त के नमूने भी लिए गए थे, परंतु 27 सितंबर को जांच अधिकारी को सूचना मिली कि नवजात बच्ची की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर जांच अधिकारी ने आकस्मिक मृत्यु दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। विशेष न्यायाधीश ने निम्नलिखित आरोप तय किए। पॉक्सो एक्ट की धारा 5(j)(2) और 5(c) के तहत आरोप। धारा 6 के अंतर्गत 21 अप्रैल 2014 निचली अदालत का फैसला। पूरी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने राजा को दोषी पाया और निम्नलिखित सजा सुनाई। आजीवन कारावास प्लस 5,000 रुपये जुर्माना पॉक्सो के तहत। डिफॉल्ट में 6 महीने का कठोर कारावास। आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल का कठोर कारावास। राजा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ में अपील दायर की। मामले की सुनवाई 2 न्यायमूर्ति की खंडपीठ के समक्ष हुई। अपीलकर्ता के वकील की दलील।
मुख्य तर्क यह था कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। पॉक्सो एक्ट केवल 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है और यदि पीड़िता की उम्र साबित नहीं हो सकती तो पॉक्सो के तहत सजा नहीं दी जा सकती। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है और आरोपी के अपराध की सही पहचान की है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया था कि पीड़िता और राजा दोनों उस बच्ची के जैविक माता पिता थे जिसे पीड़िता ने जन्म दिया था। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि डीएनए रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि पीड़िता के साथ यौन संबंध हुआ था, परंतु मुख्य प्रश्न यह था कि क्या यह पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध बनता है। उम्र का सवाल मामले की जड़। पॉक्सो एक्ट की धारा 2D के अनुसार बच्चा का अर्थ 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है। उच्च न्यायालय ने पीड़िता की उम्र के संबंध में निम्नलिखित साक्ष्यों की विस्तार से जांच की। 1. एफआईआर में उम्र का उल्लेख। एफआईआर दिनांक 9 सितंबर 2013। पीड़िता ने अपनी उम्र 17 साल बताई थी, परंतु एफआईआर में जन्मतिथि का कोई उल्लेख नहीं था। पीड़िता ने अपनी जन्मतिथि 23 अगस्त 1995 बताई। यह जानकारी उसने 26 नवंबर 2013 को अदालत में दी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे पहले कहीं भी उसने अपनी जन्मतिथि नहीं बताई थी। जांच अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब उसने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने अपनी जन्मतिथि बताई, परंतु इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं था। दिनांक 25 सितंबर 2013। गांव के सरपंच को भेजा गया। 16 सितंबर 2013। बच्चे का नाम पिंकी, पिता का नाम भगवान मारुति गंगाल। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित गंभीर समस्याओं की पहचान की। मांगपत्र की तिथि 25 सितंबर 2013। जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 16 सितंबर 2013। यह कैसे संभव है कि प्रमाण पत्र मांगे जाने से 9 दिन पहले जारी कर दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र में नाम पिंकी, पीड़िता का नाम कुछ और था। न तो एफआईआर में न ही किसी गवाही में यह उल्लेख था कि पीड़िता को पिंकी के नाम से भी जाना जाता है। पीड़िता के एक भाई और 3 बहनें थीं। किसी अन्य बहन की जन्मतिथि दर्ज नहीं की गई। यह स्पष्ट नहीं था कि पिंकी पीड़िता है या उसकी कोई बहन। गांव में केवल एक ही भगवान मारुति गंगाल है या अधिक, इसका कोई प्रमाण नहीं। यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार सरकारी दस्तावेजों का प्रकल्पित मूल्य होता है, परंतु उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में निम्नलिखित कारणों से इस प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब संदेह हो तो अभियुक्त को लाभ देना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट के सख्त प्रावधानों को देखते हुए साक्ष्य का मानदंड और भी ऊंचा होना चाहिए। यह अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी, यह साबित करे। उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय। 1 अगस्त 2016 ऐतिहासिक फैसला। अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र में व्याप्त विसंगतियों के कारण इसे स्वीकार करना खतरनाक होगा। एक बार यदि यह सिद्ध नहीं हो सकता कि पीड़िता 18 साल से कम उम्र की थी, तो पॉक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्धि नहीं हो सकती। पीड़िता ने लंबे समय तक इस घटना को छुपाया, अपने पिता तक को नहीं बताया। केवल गर्भावस्था स्पष्ट होने पर रिपोर्ट दर्ज की। पॉक्सो एक्ट और आईपीसी धारा 506 के तहत सजा समाप्त। 3 तत्काल रिहाई। न्यायिक व्यवस्था की जीत। यह मामला दिखाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा आज भी हो रही है। संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए, यह सिद्धांत इस केस में पूरी तरह से लागू हुआ।
ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म रजिस्ट्रेशन की कमी। बाद में बनने वाले जन्म प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता। सरकारी रिकॉर्ड में विसंगतियां। प्रारंभिक जांच में लापरवाही। महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सुरक्षा न करना। गवाहों की सही पूछताछ न करना। यद्यपि यह मामला तकनीकी आधारों पर निरस्त हुआ, परंतु इससे महिला सुरक्षा के महत्व से इनकार नहीं होता। सभी को अपने कानूनी दस्तावेजों की सही जानकारी रखनी चाहिए। जन्म रजिस्ट्रेशन तुरंत कराना चाहिए। सरकारी दस्तावेजों में किसी भी तरह की त्रुटि तुरंत सुधारनी चाहिए। यह मामला दिखाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था भावनाओं में बहकर फैसले नहीं देती, बल्कि कानून और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। राजा का मामला न सिर्फ एक व्यक्तिगत न्याय की कहानी है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था की परिपक्वता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। इस मामले से हमें यह सीख मिलती है कि भावनाओं और सामाजिक दबाव के बावजूद कानून और संविधान सर्वोच्च हैं। न्यायाधीश का काम कानून का पालन करना है, न कि लोकप्रियता हासिल करना। किसी भी आपराधिक मामले में साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। संदेह से परे साबित करना अभियोजन पक्ष का दायित्व है। केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गलत प्रक्रिया से मिला न्याय वास्तव में अन्याय ही है। जन्म रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में सुधार। पुलिस जांच में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी उन्नति। यह मामला दिखाता है कि न्याय केवल भावनाओं पर आधारित नहीं हो सकता। यह तर्क, साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जब तक हमारी व्यवस्था में ये मूल्य बने रहेंगे, तब तक न्याय की आशा जीवित रहेगी। राजा का मामला एक चेतावनी भी है। हमारी सभी संस्थाओं को अधिक सतर्क, वैज्ञानिक और पारदर्शी होना चाहिए। तभी सच्चा न्याय संभव है। न्याय केवल मिलना ही काफी नहीं, बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय मिला है। यही इस मामले की सबसे बड़ी सीख है।